अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने लर्न किया है उसमें आपने क्या सीखा कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसका नाम है प्रोसेस 1, इसमें हम 100 यूनिट रॉ मटेरियल की डालते हैं और बाहर आता है 90 यूनिट, तो 10 यूनिट का मतलब क्या होता है? 10 यूनिट का मतलब क्या होता है? 100 यूनिट हमने डाली लेकिन बाहर कितना आया? 90 यूनिट, तो 10 यूनिट क्या है? लॉस। 10 यूनिट लॉस है। इसमें से हो सकता है कुछ नॉर्मल लॉस हो और कुछ क्या हो? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अभी तक हम लोग ये कह रहे थे। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने 100 यूनिट डाली एक प्रोसेस में और बाहर 90 यूनिट आई, तो इसका मतलब पता है 10 यूनिट क्या है? WI। ठीक है, लेकिन होता तो ये है कि अगर हम 100 यूनिट डालें और 90 यूनिट बाहर आ गई तो हो सकता है इसमें से कुछ यूनिट लॉस हो गए और कुछ क्या है? WI। लेकिन आप कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। लास्ट पूरी क्लास और उसके पहले वाली क्लासेस में हम लोग ने क्या सीखा कि जितनी भी यूनिट हम डाल रहे हैं और बाहर जो आ रही है उसका डिफरेंशियल क्या है? लॉसेस है। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आइसोलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक चीज को, एंड दैट इज WIP। अब हम लोग ये अज्यूम करते हुए सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कोई भी लॉस नहीं है। 100 यूनिट डालेंगे, बाहर आएगी 92 यूनिट, तो 8 यूनिट क्या है? WIP। ठीक है, 8 यूनिट मशीन के अंदर है, अभी वो प्रोसेस नहीं हुई है इसलिए नहीं आई है। अब जैसे ही आप WIP भी सीख जाओगे और लॉसेस आपने सीख ही रखा है, तो फिर दोनों कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, एंड यू विल गेट टू नो कि हम लोग किस तरीके से काउंटिंग करेंगे व्हेन वी हैव WIP एज वेल एज लॉसेस। ठीक है, तो अब हम लोग WIP को समझने वाले हैं। WIP का कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है लॉसेस के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आपका अटेंशन 2 गुना हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स हो जाना चाहिए इस बात को समझने के लिए। हेडिंग दीजिए वैल्यूएशन ऑफ WIP। हम लोग एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं WIP का। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 1000 रुपीज। देयरआफ्टर यू इंट्रोड्यूस लेबर of ₹500 and overhead of ₹300. 10,500 1,500 300 कितना हो गया? 1,800 रुपए का आपने टोटल खर्चा लगाया। ठीक है, इसमें से अगले प्रोसेस में जो माल जा रहा है वो कितनी यूनिट है? इसमें 100 यूनिट हमने डाला और पता है यहां से निकल के जो बाहर इसमें आई वो कितनी यूनिट थी? दैट वाज 60 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी इस मशीन में कितना माल है? 40 यूनिट। इस 40 यूनिट को क्या बोला जाता है? WIP। और इस 60 यूनिट को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स ऑफ प्रोसेस 1। ठीक है बात? एक बात बताइए, हमने 1,800 रुपए का खर्चा लगाया है, क्या इसे 100 यूनिट तैयार करने का खर्चा कहा जाएगा? नहीं, ये 100 यूनिट तैयार करने का खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 60 यूनिट ही अभी तैयार हुई है और 40 यूनिट तो अभी क्या है? WIP। क्या है अभी इस 40 यूनिट को प्रोसेस करने में फर्दर खर्चे लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल लगेंगे। ठीक है, यानी ये 1,800 रुपए का जो खर्चा है वो कितनी यूनिट का है? 100 यूनिट का? बिल्कुल नहीं। क्या ये 60 यूनिट का खर्चा है? ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 60 यूनिट तो पूरी तैयार हो गई है और 40 यूनिट अभी क्या है? WIP है। कुछ खर्चा WIP पे भी एलोकेट होना है इस 1,800 में से, और कुछ खर्चे कहां एलोकेट होने हैं? फिनिश गुड्स में। ठीक है, अब एक बात को समझते हैं हम लोग कि अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो खर्चा है मेरा मटेरियल का 1,000 रुपए, लेबर का 500 रुपए, ओवरहेड का 300 रुपए, ये कितनी यूनिट का खर्चा है? ठीक है, क्या ये 100 यूनिट का खर्चा है? अलग अलग बात करते हैं। मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, क्या ये सब 100 यूनिट के खर्चे हैं? कहने में डिफिकल्टी हो रही है, नहीं 100 यूनिट के खर्चे कैसे कहते? क्या ये 60 यूनिट के खर्चे हैं?
ये भी नहीं कह सकते। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट, कितना खर्चा लगाएं, 1000 रुपए, 500 रुपया, 300 रुपए, इक्विवेलेंट यूनिट। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ये कितनी यूनिट का खर्चा है, और इसकी मदद से हम लोग क्या बना देंगे, कॉस्ट पर यूनिट। और जब इस कॉस्ट पर यूनिट की हम जोड़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट की लागत कितनी है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कुछ नाम देते हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 का नाम है, समझ लीजिए, कटिंग ऑफ क्लोथ, और प्रोसेस 2 का नाम है स्टिचिंग। हम लोग बनाते हैं जीन्स, पहले प्रोसेस में कटिंग ऑफ क्लोथ करते हैं और दूसरे प्रोसेस में उसकी स्टिचिंग कर देते हैं, बटन जिप वगैरह लगा के जीन्स रेडी कर देते हैं। ठीक है, जब ये बताइए पहले प्रोसेस का जो मटेरियल है वो क्या है, पहले प्रोसेस का मटेरियल क्या है, वही तो हम लिख रहे हैं 1000 रुपए। क्या है पहले प्रोसेस का मटेरियल, क्लोथ। ठीक है, पहले प्रोसेस का लेबर क्या है, लेबर कॉस्ट 500 रुपए का मतलब कौन सी कॉस्ट है, ये जो लेबर कपड़ा काट रहा है उसका खर्चा है। ठीक है, ओवरहेड क्या चीज है अब इसमें, बाकी इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब वो लेबर जहां पे ये कपड़े काट रहा होगा वहां पे फैन चल रहा होगा, लाइट चल रही होगी, ये सब खर्चे आ रहे होंगे। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि रॉ मटेरियल है कपड़ा। ठीक है, दर्जी ने कैंची लगाई और पूरा कपड़ा काट दिया, तो पता है ये क्या बन गया पहले प्रोसेस का, फिनिश गुड्स। पहले प्रोसेस का फिनिश गुड्स क्या है, कटा हुआ कपड़ा, जो अगले प्रोसेस में कहां चला जाता है, स्टिचिंग के लिए। ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि इससे निकल के यहां चला आया वो क्या है, फिनिश गुड्स। अगर हम जीन्स के टर्म से बात करें तो कपड़ा रॉ मटेरियल, अगर उसको पूरा कटिंग कर दिया गया तो क्या बन गया, फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 1। WIP क्या है प्रोसेस 1 का, कैंची लगाई और अभी पूरा नहीं कटा। ठीक है, कितना कटा, WIP अगर है तो कितना कटा, अगर कैंची लग गई मतलब 0.1% काम भी हुआ तो वो क्या है, WIP। ठीक है, कैंची लगी ही नहीं तो बताइए वो क्या है, फिर तो रॉ मटेरियल है। अगर कपड़ा है कैंची लगी ही नहीं तो वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, लेबर का खर्चा कब स्टार्ट हुआ, जब कैंची लगी या कैंची लगी ही नहीं, जब कैंची लगी, लेबर ने कैंची लगाया तब ना लेबर का खर्चा शुरू हुआ। ठीक है, तो लेबर का खर्चा शुरू होता है जब उसने कैंची लगाई, और कैंची लगाती ही वो क्या बन गया, WIP। एक बात बताइए, पूरा नहीं कटा है अभी, बस थोड़ा सा बाकी है, बस 5 मिनट और उसने काटा होता तो कपड़ा पूरा कट गया होता। जल्दी बताइए अब कौन सी पोजीशन पे है, अभी भी WIP। आ रही है बात समझ में, ऐसे समझ लीजिए प्रोसेस कितनी दूर है, यहां से हम काम स्टार्ट करते हैं और यहां पे आके काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे अगर हम खड़े हैं तो ये रॉ मटेरियल है, यहां से हम आगे बढ़ गए, चाहे यहीं पे है या फिर यहां तक आ गए, ये क्या है, WIP। और एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, कहां पे आ गए, फिनिश गुड्स। सबको बात समझ में आ रही है। अब आप ये बताइए हमको कि जो 60 यूनिट फिनिश गुड्स है हमारा, ठीक है, उसकी एक एक यूनिट में मटेरियल का खर्चा कितना है, कितने रुपए का। जो कटा हुआ कपड़ा है उसमें कपड़ा कितने रुपए का है, जो कटा हुआ कपड़ा पड़ा है उसमें कपड़ा कितने रुपए का है, 10 रुपए का। जो कटा हुआ कपड़ा है उसमें कपड़ा कितने का है, 10 रुपए का। और जो पूरा कटा हुआ कपड़ा नहीं है, WIP है, उसमें कपड़ा कितने रुपए का है, 10 ही रुपए का। ठीक है, चाहे वो फिनिश गुड्स हो या फिर WIP हो, कपड़े का खर्चा उतना ही होता है। फिर से समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। एक सेट कपड़ा पूरा कटा हुआ है, ठीक है, एक जींस का कपड़ा पूरा कटा हुआ है, दूसरी जींस का कपड़ा आधा कटा हुआ है। हम जानना ये चाहते हैं मजदूरी में अंतर होगा दोनों के, दोनों में जो मजदूरी लगी है, पूरा कटा हुआ कपड़ा तो मजदूरी पूरी लग गई है, और जो आधा कटा हुआ कपड़ा उसमें मजदूरी क्या हुई है, आधी लगी हुई है। लेकिन दोनों में कपड़े का खर्चा कितना है, पूरा है। ठीक है, कपड़े में कैंची लगाया लेबर ने, अरे कपड़ा तो 100 रुपए का था तो वो 100 ही रुपए का है, पूरा काट भी देगा तो कपड़ा तो कितने का है, 100 ही रुपए का। मजदूरी बढ़ जाने की वजह से प्रोडक्ट की लागत क्या होती है, बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ में। तो चाहे वो 60 यूनिट मेरा फिनिश गुड्स हो, चाहे वो 40 यूनिट WIP हो, पता है मटेरियल का खर्चा दोनों में जितना लगना है उतना लग चुका है कि नहीं, लग चुका है।
अगर हम मटेरियल के टर्म से बात करें तो पता है ये 1000 रुपए का खर्चा कितनी यूनिट का है? 100 यूनिट का। आई बात समझ में सबको? मटेरियल का खर्चा फिनिश गुड्स में और WIP में दोनों में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अभी कपड़े में कैंची लगी है तो भी कपड़ा 10 रुपए का है, कपड़ा पूरा कट जाएगा तो भी कपड़ा तो कितने का है? 10 ही रुपए का है। आई बात समझ में सबको? नाउ कमिंग टू लेबर। ठीक है, इस 60 यूनिट में मजदूरी जितनी लगनी थी पूरी लग गई। इस 60 यूनिट में मजदूरी क्या हो गई? जितनी लगनी थी पूरी लग गई। ये 40 यूनिट जो अभी भी प्रोसेस में है, इसका मतलब क्या हुआ? कपड़ा पूरा कटा नहीं है। तो क्या उसमें जितनी मजदूरी लगनी चाहिए थी पूरी मजदूरी लग गई? नहीं, उसमें अभी थोड़ी सी मजदूरी क्या होगी? और लगेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कपड़ा आधा कटा हुआ है, अब WIP है तो क्या कितना हो सकता है WIP? हमने आपको बताया कैंची लगा दिए मतलब 0.1% काम भी कर दिए तो भी WIP है, और 99.99% काम कर दिए तो भी क्या है? WIP है। ठीक है, तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कपड़ा आधा कटा हुआ है, दैट मीन्स 50% काम हुआ है। अगर यहां से लेके यहां तक कपड़ा काटना है तो हमने कितना काट लिया है? मान लो एक बार के लिए आधा काट लिया है। ठीक है, तो ये बताइए इस 40 यूनिट में मजदूरी पता है कितनी लग गई है? लगभग 20 फिनिश गुड्स के बराबर। अगर आधा कपड़ा 40 कपड़ा आधा कटा हुआ है तो कितनी मजदूरी लग गई है? रुपये टर्म में बात करो तो आप कह सकते हो कि 20 फिनिश गुड्स में जितनी लेबर लगती है उतनी लेबर कॉस्ट लग गई है। 40 कपड़ा आधा कटा हुआ मतलब कितने कपड़े के बराबर? 20 पूरे कपड़े के बराबर। ठीक है, 20 पूरे कपड़े में 20 पूरी जींस की जितनी कटाई की मजदूरी होती है उतनी मजदूरी इसमें लगी है। ठीक है, ये 60 यूनिट जो पूरी तैयार हो चुकी है, पूरी कटिंग हो गई है, उसमें तो पूरी मजदूरी लग गई है। तो पता है ये जो मजदूरी 500 रुपए ये कितनी यूनिट का है? 80 यूनिट का। सबको बात समझ में आ रही है? ये WIP हमने कितना माना है पता है? 50% कंप्लीट मानते हुए काम करा रहे हैं, जबकि हम आपको ये बात सिखा चुके हैं। ठीक है, जितनी चर्चा हम बीच में छोड़ते जा रहे हैं वो सारी चर्चा बाद में आएगी। अभी हमसे 50% पे बात करके हट गए, लेकिन क्या आपको 0.1% से 99.99% भी बताना है कि नहीं? बताना है। ठीक है, तो जितनी चर्चा बीच में छूटते जा रही है वो सारी चर्चा फिर से रिपीट होगी। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से जितनी आसान चीजों को समझते हुए हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं वो बात समझ रहे हैं। ठीक है, यहां तक ये 40 यूनिट अगर आधी है, ये 40 यूनिट में अगर आधा काम हो गया है तो आप ऐसे समझ लीजिए 20 फिनिश गुड्स के बराबर मजदूरी लग गई। ठीक है, और इस 60 यूनिट में तो कितनी मजदूरी लग गई? अरे पूरे 60 यूनिट की मजदूरी लग गई। यानी 500 रुपए जो मजदूरी हमने दी है कितने फिनिश गुड्स यूनिट की दी है? 80 फिनिश गुड्स यूनिट की दी है। सबको समझ में आया बात? ओवरहेड, अगर अभी हमारा मजदूर आधा काम किया है और बिजली बिल वगैरह मेरा 300 रुपए का आया है, 40 यूनिट पे आधा काम किया है। ठीक है, और 60 यूनिट पे पूरा काम किया है और बिजली बिल 300 रुपए का आया, तो कितनी यूनिट का बिजली बिल का है? हम कहेंगे 40 यूनिट तकरीबन 20 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ये 40 यूनिट कितनी फिनिश गुड्स यूनिट के बराबर है? 20 यूनिट। और 60 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, मिला के 80 यूनिट के बराबर का ये क्या है? मेरा बिजली बिल का खर्चा है। क्योंकि जैसे ही इस 40 यूनिट को हमारा लेबर कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो थोड़ी सी और मजदूरी आएगी कि नहीं आएगी? और थोड़ा सा क्या आएगा? बिजली बिल का खर्चा आएगा। ठीक है, मजदूरी आएगी मतलब लेबर कॉस्ट आएगी, और क्या आएगा? ओवरहेड का खर्चा आएगा। क्या मटेरियल का खर्चा और आएगा? जब मेरा लेबर इस 40 आधे कटे कपड़े को पूरा काट देगा तो मटेरियल का खर्चा फिर से आ जाएगा? नहीं आएगा। मटेरियल का खर्चा तो जो लगना था लग ही चुका है, कपड़ा और थोड़ी ना लगेगा। अब क्या लगेगा? और मजदूरी देंगे लेबर को, और क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। सबको बात समझ में आई? तो अब एक यूनिट का खर्चा कितना? मटेरियल का खर्चा 10 रुपए। तो देखिए मटेरियल का खर्चा एक यूनिट का 10 रुपए ही था, और मेरा मटेरियल का खर्चा अब भी कितना आ रहा है? 10 रुपए। ठीक है, क्योंकि मटेरियल का खर्चा चाहे WIP हो या फिनिश गुड्स हो, सब में क्या होता है? बराबर ही होता है। ठीक है, हमने लेबर को 100 रुपए का कपड़ा पकड़ाया तो वो उसमें कैंची लगाया तो भी वो 100 का है, और पूरा काट देगा तो भी कपड़ा तो कितने का है भाई? 100 ही रुपए लगा था कपड़े में। ठीक है, लेबर का खर्चा एक यूनिट का कितना? 6.25। अच्छा, इसमें अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक दिया है ना तो पूरा बोलिएगा। रीजन बीइंग हमको आना पाई मिला देना है,
उनको आपको दिखाना है कि देखिए अगर हमने 1800 रुपए का खर्चा लगाया है तो इसी का 2 टुकड़ा बनेगा, एक खर्चा किसका है फिनिश गुड्स का, दूसरा खर्चा WIP का। तो चरचर आना मैच होना चाहिए एकदम, ठीक है, 54 का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए पॉइंट के बाद जितना डिजिट है सब बोलिएगा। यहां कितना 3.75 कितना हो गया 18 रुपया 20 रुपीज। अब आप हमसे कहेंगे सर जस्टिफाई कीजिए, एक यूनिट का खर्चा 20 रुपया, कौन सी यूनिट का खर्चा 20 रुपया है जानना आपसे ये चाहते हैं। WIP की एक यूनिट का खर्चा 20 रुपया है या फिर फिनिश गुड्स की एक यूनिट का खर्चा 20 रुपया है। फिनिश गुड्स का खर्चा, पता है ये आप यूनिट कौन सी बना रहे थे यहां पे, फिनिश गुड्स के बराबर। आप कह रहे थे 100 यूनिट चाहे WIP हो चाहे फिनिश गुड्स हो सब एक यूनिट ही होती है, एक यूनिट WIP एक यूनिट फिनिश गुड्स, मटेरियल बराबर लगता है इसलिए 100 लिख दिया था। लेकिन लेबर लिखते समय आपने कहा 60 यूनिट फिनिश गुड्स है और 40 यूनिट WIP को भी क्या बना दिया 20 फिनिश गुड्स की यूनिट। आप फिनिश गुड्स की यूनिट के बराबर बना रहे हो। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स यूनिट, ठीक है, फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड्स यूनिट के बराबर है ही है, एंड WIP यूनिट इज बीइंग मेड इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स यूनिट। इसलिए ये जो कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए, ये क्या है फिनिश गुड्स की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट ये आपका 20 रुपए आया है। ठीक है, तो अब हम लोग कॉस्ट बना लेते हैं। इसमें से 60 यूनिट मेरी फिनिश गुड्स थी, 60 यूनिट फिनिश गुड्स की कीमत कितनी हो जाएगी 60 इंटू बोलिए 60 इंटू 20 कितना 1200 रुपया, ठीक है। अब आप कहोगे सर WIP की कीमत बताइए कितनी हुई। WIP में 3 चीजें लगी हुई है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है। 40 यूनिट मेरी WIP है तो मटेरियल तो 40 यूनिट के बराबर ही लगा है, लेकिन लेबर और ओवरहेड इसमें कितनी यूनिट के बराबर लगा है आधी यूनिट के बराबर। 40 यूनिट WIP जरूर है लेकिन उसमें जो लेबर है वो 20 यूनिट के बराबर का है। क्यों, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी मान रहे हैं 50%, ठीक है। ओवरहेड उसमें 20 यूनिट के बराबर का ही है। तो मटेरियल की एक यूनिट की खर्चे कितने होते हैं 10 रुपए, लेबर के एक यूनिट के खर्चे कितने होते हैं देखो यहां से 6.25 और ओवरहेड के एक यूनिट के खर्चे कितने होते हैं 3.75। करिए ये पूरा जोड़िए 40 इंटू 10 400, 6.25 इंटू 20 125, 3.75 इंटू 20 कितना 75। अच्छा कितना हो गया 600। 1200 रुपए का फिनिश गुड्स 600 रुपए की WIP, खर्चा कितना लगा था 1800, मैच हो गया। आया समझ में सबको। तो 1800 रुपए का जो हम खर्चा लगाए हैं उसमें से फिनिश गुड्स कितने का है मेरा 1200 रुपए का और 600 रुपए की WIP है, मैच भी हो गया, हमारा 1800 का खर्चा लगा था। क्लियर सबको। एक बात बताइए कौन सी WIP आपने सीखी हमसे अभी, WIP क्लोजिंग WIP या फिर ओपनिंग WIP, कौन से WIP की वैल्यूएशन की हो, क्लोजिंग WIP की ओपनिंग WIP। सर पता तो नहीं चल रहा है, आप सिर्फ WIP बोल रहे थे पूरी बात भी खत्म हो गई, पता ही नहीं चला WIP ओपनिंग या क्लोजिंग। क्लोजिंग WIP, जब आपने काम शुरू किया था तो कुछ WIP था क्या, नहीं, ठीक है। काम जब आपने खत्म किया तब WIP था, ऐसी WIP को क्या बोलते हैं क्लोजिंग WIP, ठीक है। क्लोजिंग WIP समझना थोड़ा आसान था इसलिए पहले चर्चा किसकी की हमने क्लोजिंग WIP, ठीक है। दिस वाज क्लोजिंग WIP। अब समझिएगा ओपनिंग WIP, ठीक है। ये जो 40 यूनिट है प्रोसेस 1 की, अगले साल ये प्रोसेस 1 का 40 यूनिट प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब आइए हम नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं कि क्या होगा, नेक्स्ट ईयर द सेम प्रोसेस, अगले साल, अगले साल यही क्लोजिंग WIP क्या बन जाएगी ओपनिंग WIP। लेट्स सी क्या पोजीशन होगी अगले साल। P1 P2, जल्दी बताइए अगले साल हम लोग चर्चा किसकी करने वाले हैं, प्रोसेस 1 की चर्चा कर रहे हैं या प्रोसेस 2 की चर्चा करेंगे, बोलिए किसकी चर्चा करें, प्रोसेस 1 की प्रोसेस 2 की, प्रोसेस 1 की चर्चा करेंगे। हे भगवान, जो प्रोसेस 1 में होगा वही क्या होगा
प्रोसेस 2 में, ठीक है। जो क्लोजिंग WIP बच गई थी 40 यूनिट, अब ये अगले साल प्रोसेस होगी और कंप्लीट होगी। ध्यान दीजिएगा, अभी स्टिचिंग नहीं कराएंगे। पिछले साल क्या कराए थे? कटिंग, और अगले साल अब कटिंग का क्या होगा ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वही चीज किसमें होगा? स्टिचिंग में भी। बात समझ में आ रही है सबको? तो अगले साल अब कटिंग वाला इस काम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। देखिए 40 यूनिट इसमें पहले से क्या थी? WIP, ओपनिंग WIP, जो कि कितनी कंप्लीट थी ऑलरेडी? 50%, ठीक है। अब इसमें हम फिर से इस बार रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड खर्चा लगा रहे हैं। हम इसमें रॉ मटेरियल डाल रहे हैं इस बार 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 11, 660 रुपया। कोई बच्चा हमें बोले सर कैसे, मटेरियल तो 10 रुपए का था, अब पता नहीं 11 कैसे लिख दिया आपने? बोलिए। अरे अगले साल काम कर रहे हैं, खर्चा बढ़ सकता है कि नहीं? बढ़ सकता है। और अगर हम खर्चा नहीं बढ़ाएंगे फिर से 20 रुपए आ जाएगा तो मजा क्या आएगा, ठीक है। अगले साल रॉ मटेरियल 11 रुपए का 660 रुपए लग गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू लेबर, लेबर कितना लग गया? लेबर मान लीजिए लग गया 750, ठीक है। और ओवरहेड लगा दीजिए आप, ये भी बढ़ा देते हैं 450, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो यूनिट गई दैट वाज 100 यूनिट। डू वी हैव क्लोजिंग WIP नाउ? क्लोजिंग WIP है प्रोसेस 1 में कुछ भी नहीं। 40 यूनिट पहले से थी, 60 यूनिट और डाले, 100 यूनिट बाहर आ गई, देयर इज नो क्लोजिंग WIP। पता है, बहुत संभाल के फूक के कदम रख रहे हैं हम लोग। पता है, जब क्लोजिंग WIP बनाए थे तो ओपनिंग नहीं था कुछ। अब जब ओपनिंग बना रहे हैं तो क्या नहीं बना रहे हैं? क्लोजिंग, ताकि सबका अलग अलग इंपैक्ट आपको दिखे, आपको पता चले क्लोजिंग WIP में क्या हुआ, ओपनिंग में क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद तो मिक्स कर ही देंगे हम, फिर ओपनिंग WIP भी होगा, क्लोजिंग WIP भी होगा, मतलब मशीन में पहले से 40 यूनिट WIP होगी, ठीक है। 60 यूनिट हम डालेंगे तो पता है कितनी बाहर जाएगी? 90 यूनिट, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? 10 यूनिट क्लोजिंग WIP बच गई। तो हम कहेंगे नहीं, 10 यूनिट क्लोजिंग WIP नहीं बच गई, उसमें से 4 यूनिट तो नॉर्मल लॉस था, ठीक है। फिर हम बताएंगे 2 यूनिट एबनॉर्मल लॉस भी था। फिर आप कहोगे 4 यूनिट फिर क्या था? इसका मतलब WIP था। फिर ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी एंड यू विल हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑल टुगेदर फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। तो अभी एक एक चीज का इंपैक्ट अलग अलग जानिए, ताकि जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको याद दिला सके कि क्लोजिंग WIP में आप क्या कर रहे थे, ओपनिंग WIP में आप क्या कर रहे थे, नॉर्मल लॉस में क्या कर रहे थे, एबनॉर्मल लॉस में क्या कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए, इधर हमने 40 यूनिट यहां पे डाली, ठीक है, और 100 यूनिट बाहर आ गई। जब आपकी 100 यूनिट बाहर आ जाती है देन यू नीड टू डिसाइड कि आपके वैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, वेदर फीफो या फिर वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब क्या होता है? फीफो मेथड ये कहता है कि जब आपके पास मशीन में पहले से 40 यूनिट होती है और 60 यूनिट और आ जाती है, तो पहले ये 40 यूनिट सरक के इस प्रोसेस में आती है, ठीक है। फीफो ये कहता है कि पहले 40 यूनिट सरक के आती है, अब बाद में कौन सी आती है? 60 यूनिट। वेटेड एवरेज मेथड कहता है 40 यूनिट पहले से थी, 60 यूनिट उसमें और मिली, और बाहर कितनी आई? 100 यूनिट इकट्ठा आ गई। कॉस्ट क्या कीजिए आप? एवरेज कर दीजिए। फिर से रिपीट करते हैं, ये वैल्यूएशन के मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज। फीफो मेथड ये कहता है कि अगर आपको कीमत निकालनी है 100 यूनिट की जो अगले प्रोसेस में चली गई, तो फीफो मेथड कहता है कि आप तरीका ऐसा अपनाइए, पहले 40 यूनिट में ऑलरेडी कितना खर्चा लग चुका था? कहता है 600 रुपया लग चुका था, ठीक है। इस बार कितना और लगा वो जोड़िए और 40 यूनिट की कीमत बोलिए, ठीक है। और इस बार जितना खर्चा लगा उसमें से 60 यूनिट की कीमत अलग से निकालिए। फिर से रिपीट करते हैं, फीफो मेथड ये कहता है कि पहले आपकी 40 यूनिट आएगी और फिर क्या आएगी? 60 यूनिट। 40 यूनिट की कीमत अलग निकलेगी और 60 यूनिट की कीमत अलग निकलेगी। 40 यूनिट की कीमत क्या होगी? पहले जितना खर्चा लग चुका था प्लस जितना नया खर्चा लगा, ठीक है। उस 40 यूनिट को कंप्लीट करने में जितना और खर्चा लगा बस वो और जोड़िए, ठीक है। और 60 यूनिट की वैल्यूएशन किस पे कीजिए? टोटल करेंट कॉस्ट पे। मतलब 40 यूनिट विल बी वैल्यूड एट ओल्ड कॉस्ट प्लस करेंट कॉस्ट। पुराना खर्चा प्लस उसमें और क्या जोड़ दीजिए? नया खर्चा कंप्लीट करने का, ठीक है। एंड 60 यूनिट शैल बी वैल्यूड एट करेंट कॉस्ट ओनली। वेटेड एवरेज मेथड कहता है गोली मारिए सारी चीजों को,
इतना खर्चा पहले लगा था, इतना खर्चा और लगा, सब मिला दीजिए, ठीक है। और टोटल खर्चा जितना लगा वो किसका खर्चा है? 100 यूनिट, ठीक है। कौन सा मेथड आसान है? वेटेड एवरेज। कौन इतना दिमाग लगा? वेटेड एवरेज कितनी सुंदर बात बोलता है, कहता है 600 ये लगा, वेटेड एवरेज तो 1 सेकंड में समझाया जा सकता है। 600 ये लगा, ये कितना लगा? 1860। हालांकि ये बात तभी सुंदर दिखाई दे रही है, इतनी आसान तभी दिखाई दे रही है जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है? ओपनिंग WIP, ठीक है। ये चीज उतनी आसान होगी नहीं जब इसी में क्या आ जाए? लॉसेस भी आ जाए, ठीक है। 600 रुपए का ये पुराना खर्चा, 1860 का नया खर्चा, कितना हो गया कुल मिला के? 2460 रुपए का खर्चा। कितनी यूनिट का खर्चा है? वेटेड एवरेज मेथड कहता है सारे खर्चे जोड़िए, सारी यूनिट जोड़िए। सारी यूनिट कितनी? 100, और सारे खर्चे कितने? 2460। एक यूनिट का खर्चा कितना? 24 रुपया 60 पैसे। तो वेटेड एवरेज मेथड बड़ी सिंपल बात करता है। लेकिन फीफो मेथड कहता है पहले 40 यूनिट की कीमत अलग होगी और 60 यूनिट की कीमत क्या होगी? अलग होगी। फीफो मेथड ये कहेगा कि 40 यूनिट की कीमत कम आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले खर्चा सस्ता था, तो पुराना खर्चा थोड़ा सा लगा हुआ है और बाकी नए खर्चे लगे हुए हैं, तो 40 यूनिट की कीमत कम आएगी कुछ, और जो नई 60 यूनिट है उसकी कीमत क्या होगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि वो सब किस पे वाली होंगे? करंट कॉस्ट। क्लियर है सबको? आइए पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फीफो मेथड को। ये कौन सा केस अब हम लोग सीख रहे हैं नेक्स्ट ईयर में आके? ओपनिंग WIP। और ओपनिंग WIP में कौन सा मेथड समझने जा रहे हैं हम लोग? जल्दी बोलिए। फीफो मेथड। बच्चे हमसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, सर जब आप प्रीवियस ईयर बनाए थे तो उस समय सर आप ये सब क्यों नहीं बोले? फीफो वेटेड एवरेज उस समय क्यों नहीं ये सब सिखाए? फीफो वेटेड एवरेज जब हमने 100 यूनिट डाली थी और 60 यूनिट गई थी और 40 यूनिट बच गई थी, तो उस समय फीफो वेटेड एवरेज की बात क्यों नहीं की है? अरे फीफो वेटेड एवरेज तब होता है जब पहले 2 रेट के माल होते हैं। एक सेकेंड छोड़ दीजिए, आपको कॉस्टिंग नहीं आती, अकाउंटिंग तो सीखा है कभी, ठीक है। आपने 5 यूनिट खरीदी, 1 2 3 4 5, ठीक है। सभी कितने की है? ये 5 रुपए की खरीदी, ये भी 5 रुपए की खरीदी, ये भी 5 रुपए की खरीदी, ये भी 5 रुपए की खरीदी, और ये भी 5 रुपए की खरीदी, ठीक है। आपने 2 यूनिट इसमें से बेच दी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कीजिए फीफो मेथड पे, कितना आएगा? 15। वेटेड एवरेज मेथड कर दीजिए, 3 यूनिट बच गई है, 2 यूनिट बेच दिए, कितना आएगा? 15 आएगा। वैल्यूएशन के मेथड की जरूरत तब पड़ती है जब माल अलग अलग रेट का होता है, ठीक है। एक ही रेट का माल है तब थोड़ी ना वैल्यूएशन का मेथड होता है। फीफो वेटेड एवरेज, अरे जो भी माल बेचोगे 5 ही का है और जो बचेगा वो कितने का है? 5 का ही है। अरे जब 2 रेट का मशीन के अंदर माल होगा तो फीफो और वेटेड एवरेज की बात होगी। मशीन में आप 100 यूनिट डाले, सारा एक ही रेट का माल था, तो फीफो और वेटेड एवरेज की बात नहीं आएगी। फीफो वेटेड एवरेज की बात कब आ सकती है? जब मशीन में 2 रेट का माल है। और मशीन में 2 रेट का माल कब हो सकता है? जब पहले से ओपनिंग WIP हो और करंट ईयर में और खर्चा लग जाए। आई बात समझ में? तो बताइए फीफो वेटेड एवरेज की बात कब करोगे? व्हेन यू हैव ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP? व्हेन वी हैव ओपनिंग WIP, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बहुत आसान वाली बात कर रहे हैं, जितना इजी एस्पेक्ट है पहले उसको पूरा खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर उसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटीज डालेंगे। तो यू हैव गॉट टू नो कि फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड की बात तभी आएगी व्हेन वी हैव ओपनिंग WIP, ठीक है। चलिए देखिए अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। मेरा खर्चा क्या क्या लगा इस बार? मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड लगा। मटेरियल हमने लगाया कितने रुपए का? 660 रुपए का। लेबर लगाया 750 रुपए का। ओवरहेड लगाया 450 रुपए का, ठीक है। जल्दी से बताइए 660 रुपए का जो मटेरियल का खर्चा है वो कितनी यूनिट का है? आउटपुट आया है 100 यूनिट, ध्यान दीजिएगा। आउटपुट आया है 100 यूनिट, डाले थे 60 यूनिट,
अब हमको तो नहीं समझ में आया 660 रुपए खर्चा कितनी यूनिट का है? 60 यूनिट का ही है। 40 यूनिट जो पहले से इसमें पड़ी थी, इसमें कोई मटेरियल का खर्चा थोड़ी ना लगा है, ये तो पहले से ही क्या था, लग चुका था। ठीक है, ये जो 40 यूनिट WIP पड़ी है, क्या इसमें मटेरियल का खर्चा पहले ही पूरा लग चुका था? हाँ, पहले ही पूरा लग चुका था। ठीक है, इस बार मटेरियल का खर्चा इस 40 यूनिट में नहीं लगा है, बस बैलेंस 60 यूनिट में ही लगा है। ठीक है, तो ये 60 यूनिट का खर्चा है। हमको जानना अब आपसे ये है कि ये लेबर का खर्चा जो है वो कितनी यूनिट का है? चलिए बताते हैं आपको। ये जो 40 यूनिट पहले से पड़ी हुई है, इसमें कितनी यूनिट का लेबर का खर्चा लग चुका था? 20। तो कितनी यूनिट लेबर का खर्चा और लगेगा इसको कंप्लीट करने में? 20। और जो 60 यूनिट इस बार आप और डाले, उसमें पूरा लेबर का खर्चा कब लगा है? इसी बार। तो 60 यूनिट पे पूरा लेबर का खर्चा इस बार लगा है और 40 यूनिट पे आधा लेबर का खर्चा इस बार लगा है। तो कुल मिला के लेबर का खर्चा कितनी यूनिट का? 80 यूनिट का। ठीक है, फिर देखिए ये ओवरहेड का खर्चा कितनी यूनिट का है? 60 यूनिट पे ओवरहेड का खर्चा पूरा इस बार लगा है और 40 यूनिट WIP में 20 यूनिट ओवरहेड का खर्चा लग चुका था, तो कितना और लगा होगा? 20 यूनिट का, यानी कि 80। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस 40 यूनिट में लेबर का खर्चा 75% लग चुका होता, मतलब कि 75% का मतलब हो गया कितनी यूनिट का? 30 यूनिट का। अगर इस 40 यूनिट में पिछली बार ही 75% काम हो चुका था, ठीक है, तो इस बार इस 40 यूनिट में लेबर का खर्चा कितनी यूनिट का लगा होता? 10 यूनिट का। ठीक है, 75% लग चुका था, यानी कि 30 यूनिट के बराबर का लेबर का खर्चा तो लग ही चुका था, तो इस बार कितने का लगा होता? 10 यूनिट का। ठीक है, तो हम ऐसे देख रहे हैं कि पिछली बार 20 यूनिट का लग चुका था, तो अब इस बार कितना लगा होगा? इसमें 20 यूनिट के बराबर का लेबर का खर्चा और लगा होगा। कॉस्ट पर यूनिट 11 9.375 625। बताइए 26 रुपया। मेरी इस बार 100 यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो 100 यूनिट कंप्लीट हो गई है, उसमें से 40 यूनिट की कीमत अलग निकालेंगे और बैलेंस 60 यूनिट की कीमत अलग निकालेंगे। ठीक है, फिनिश गुड्स 40 यूनिट की पहले कीमत निकाल रहे हैं और फिर 60 यूनिट की अलग निकालेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है? 100 यूनिट की एक साथ निकालेंगे। ठीक है, खर्चे की एवरेजिंग कर दी जाती है वहां पे। 40 यूनिट में ऑलरेडी कितना खर्चा लग चुका था? एग्जिस्टिंग कॉस्ट। एग्जिस्टिंग कॉस्ट का मतलब होता है पिछले साल जितना लग चुका था। कितना लग चुका था? 600 रुपया। इस 40 यूनिट को अब कंप्लीट किया गया, कंप्लीशन कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, कंप्लीशन कॉस्ट। कंप्लीशन में हमने क्या क्या लगाया? मटेरियल लगाया क्या? कंप्लीशन करने के लिए उस 40 यूनिट को हमने मटेरियल इस बार लगाया क्या? नहीं, डैश। ठीक है, क्या हमने इस 40 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए लेबर लगाया? हाँ, कितनी यूनिट के बराबर का लेबर लगाया? 20 यूनिट के बराबर का लेबर लगाया। 20 इंटू 9.375 187.5। क्या हमने इसे कंप्लीट करने के लिए ओवरहेड लगाया? यस लगाया। 20 यूनिट के बराबर का लगाया और 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 5.625 112.5। बताइए भाई कितना खर्चा आया? 900 रुपये। ठीक है, और 60 यूनिट की कीमत कितनी? 60 यूनिट की कीमत तो बहुत सही, इसी बार का सारा खर्चा है ना, तो 60 यूनिट इंटू कितना? 26 रुपया। इस बार की 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 26 रुपया। तो सीधे 26 लगा दीजिए, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 60 यूनिट कंप्लीट है यानी 60 यूनिट के बराबर का मटेरियल लगा, 60 यूनिट के बराबर का लेबर और 60 यूनिट के बराबर का ओवरहेड। तो अलग अलग भी मल्टीप्लाई करेंगे। 60 इंटू 11
60 इंटू 9.375 या 60 इंटू 5.625, तो क्या हुआ 60 कॉमन हो गया, तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना 1560। मेरी फिनिश गुड्स जो 100 यूनिट तैयार हुई है उसमें से 40 यूनिट की कीमत 900 रुपया है और जो 60 यूनिट है उसकी कीमत कितनी है 1560 रुपया है। ठीक है, दोनों मिला के कितना हो गया बताइए टोटल? हाँ 2460। अब आपको प्रूफ चाहिए कि हमने 2460 रुपए का खर्चा लगाया है, दिखाएं। 600 रुपए का खर्चा पिछले साल लग चुका था और उसमें नया खर्चा हमने 1860 का लगाया। कितना खर्चा लगाया टोटल? 2460। जस्टिफाई हो गया, 2460 रुपए का खर्चा हमने लगाया था, ये रहा 40 यूनिट 900 की कहलाएगी और बैलेंस यूनिट कितने की कहलाएगी 2460। बताइए ये एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 900 डिवाइडेड बाई 40, 22.5। अब पता है ये नई वाली यूनिट की कीमत कितनी हो गई? 26 रुपया। अब इसकी साढ़े 22 रुपया, इसकी 26 रुपया क्यों हो गई आप बताइए? पता है ये वो यूनिट है जिसमें कुछ खर्चा कब लगा था? पिछले साल। और पिछले साल लागत क्या आ रही थी? कम आ रही थी। पिछले साल एक यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा था बताइए? 20 रुपया। पिछले साल एक यूनिट 20 रुपए में तैयार हो रही थी और इस बार एक यूनिट तैयार हो रही है 26 रुपया। इसमें कुछ खर्चा पुराना है, कुछ खर्चा नया है, इसलिए ये बीच का रेट आ गया कितना? 22.5 रुपया। बेसिकली ये यूनिट वो यूनिट है जिसमें आप कुछ खर्चा लगा था पिछले साल और कुछ खर्चा कब लगा है? इस साल। ठीक है, पिछले साल 20 रुपए में एक यूनिट तैयार हो रही थी, इस बार 26 रुपए में तैयार हो रही है। तो ये जो रेट आ रहा है 40 यूनिट का, ये रेट भी कैसा आ गया? बीच का एक रेट आ गया। ठीक है, क्योंकि कुछ खर्चा किस हिसाब से लगा है? 20 वाले हिसाब से, और कुछ खर्चा किसके हिसाब से लगा है? 26 वाले हिसाब से। जस्टिफाइड है बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है सारा खर्चा जोड़ो हटाओ, पहले से क्या लगा था इस बार क्या लगाता था, इतना दिमाग मत लगाओ। पहले वाला खर्चा नया वाला खर्चा सबको जोड़ दो और पूरी यूनिट से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा एक यूनिट का खर्चा कितना। ठीक है, तो वो कहता है पिछली बार मटेरियल में कितना लगा था? 400 रुपया, और इस बार मटेरियल में कितना लगा है? 660 रुपया। खर्चे में खर्चा मटेरियल का जोड़ दो, मत परेशान हो जाना। कितना आएगा? 1060। कहता है पिछली बार लेबर लगा 125 का और इस बार लगा 750 का, मिला के बताओ लेबर कितने का लगा? खर्चा नया पुराना देखने की जरूरत नहीं है। पुराने खर्चे का मतलब समझ लो ना, ये WIP वाला खर्चा उठा रहे हैं, मशीन में जो पहले से माल है उसका खर्चा। ठीक है, कितना हो गया ये? 875। अच्छा, पिछले साल का ये जो 1200 रुपए का खर्चा है, ये इस बार हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? कुछ भी कहीं भी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? अरे हाँ, फिनिश गुड्स तो ये पिछले साल कहां चला गया था? प्रोसेस 2 में, और हम लोग अगले साल जाके कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? प्रोसेस 1 की ही। ठीक है, ओवरहेड का खर्चा 75 पहले का, इस बार कितना और लग गया? 450। मिला के बताओ भाई। हाँ 525। यूनिट कितनी कितनी? यूनिट कितनी कितनी हम जानना चाहते हैं। ये 1060 रुपए कितनी यूनिट का खर्चा है? कितनी यूनिट का खर्चा है? ये 100 यूनिट का खर्चा है। अरे ये 400 रुपए 40 यूनिट का था और ये 660 रुपए 60 यूनिट का, ये 100 यूनिट का मटेरियल का खर्चा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए अब ये लेबर क्या यूनिट का खर्चा है? हाँ 100 की 80? श्योर? हाँ 100 यूनिट का खर्चा है। अरे एक बात बताइए, जो 20 यूनिट मतलब 40 यूनिट पहले से WIP थी, उसको आप कह रहे थे उसमें 20 यूनिट का खर्चा लग चुका है। अरे तो भाई वो खर्चा जोड़ दिए ना। ठीक है, और इस बार आप कैसे कह रहे थे? आप कह रहे थे ओपनिंग WIP जो मेरी 40 यूनिट है उसमें 20 यूनिट का खर्चा लग चुका है,
और बैलेंस खर्चा जो हमने लगाया है वो 20 यूनिट का और लगाया, 60 यूनिट और कंप्लीट की, इसलिए 60 यूनिट का और लगाया, तो कुल मिला के कितनी यूनिट का खर्चा हो गया? अब फीफो मेथड में क्या कह रहे थे आप? फीफो मेथड जब 750 रुपए आप लिए थे तो क्या यूनिट का खर्चा बोल रहे थे? देखो फीफो मेथड में जब आप लेबर में 750 रुपए लिख रहे थे, क्या यूनिट का खर्चा बोल रहे थे? 80 यूनिट। और जो ओपनिंग में WIP में लेबर का खर्चा था 125 रुपए, वो क्या यूनिट का खर्चा बोल रहे थे? 20 यूनिट। तो कुल मिला के ये क्या यूनिट का खर्चा है? 100 यूनिट। ठीक है, अगर हमने खर्चे में खर्चा जोड़ दिया तो अब दिमाग कोई ना लगाना है, 100 यूनिट निकल के आ रहा है तो ये 100 यूनिट का ही तो खर्चा है। अरे पहले से मशीन में जो माल था उसकी लागत जोड़ दिए, जितना नया डाले वो सब जोड़ दिए, तो लागत कितनी यूनिट का है जो बाहर आ रही है? 100 यूनिट। आया समझ में? तो ये भी 100 यूनिट का खर्चा है। कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 10 रुपए 60 पैसा, 8 रुपए 75 पैसे, 5 रुपए 25 पैसे, जोड़िए 24.6। एक यूनिट की कीमत 24.6। ठीक है, तो फिनिश गुड्स की कीमत कितनी? यहां पे आ रहा था अलग अलग 900 रुपया 40 यूनिट का और 1560 रुपया कितनी यूनिट का? 60 यूनिट का। यहां 100 यूनिट का इकट्ठे आएगा, 100 यूनिट का 24 रुपया 60 पैसा, मिला के कितना? 2460 रुपया। जस्टिफिकेशन चाहिए, 2460 रुपया का माल कैसे हो गया मेरा? तो पिछली इस बार 600 रुपए का खर्चा लग चुका था ऑलरेडी, मशीन में जो WIP थी वो 600 रुपए की थी, नया खर्चा 1860 का लगाया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 2460 रुपए। ठीक है ये बात? तो चलिए अब ध्यान दीजिए कि क्या आप लोग कर रहे थे। जब हम वेटेड एवरेज मेथड निकाल कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? खर्चे में खर्चा जोड़ दे रहे हैं। पहले जितना मशीन में खर्चा लगा हुआ था, मतलब ओपनिंग WIP का जितना खर्चा था, और नए खर्चे को जोड़ के जो यूनिट बाहर आ रही है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये है वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड क्या है? फीफो मेथड ये है कि जितना खर्चा पहले से लग चुका है उसको अलग रहने देते हैं। ठीक है, इस बार जितना माल हम तैयार किए हैं उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, फिर जो पहले से माल पड़ा हुआ था उसमें कितना नया खर्चा और लगा है जोड़ के उसकी लागत पहले अलग करते हैं, और फिर जितना माल इस बार हमने डाला और पूरा तैयार हो गया उसकी लागत अलग निकाल लेते। ठीक है बात? इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट। हम फीफो मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट कुछ और ले रहे थे, यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट कुछ और ले रहे हैं। हर जगह आपको परफेक्ट इक्विवेलेंट यूनिट बनानी होगी। अगर आपने इक्विवेलेंट यूनिट परफेक्ट बना ली तो आप कीमत क्या कर सकते हो? सही निकाल सकते हो। ठीक है ये बात? अब हम लोग बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लॉसेस होते हैं उनकी यूनिट कितनी होती है। जो हम लॉसेस होते हैं मेरे, वो कितनी यूनिट के बराबर होते हैं? क्योंकि लॉसेस जो हमारे हो रहे हैं क्या उन पे खर्चा लग रहा है? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने 100 यूनिट डाला और अगर इसमें से बाहर 90 यूनिट आई तो हो सकता है 10 यूनिट तो क्या हो गई? लॉस हो गई। क्या इस 10 यूनिट जो लॉस हो जा रही है इस पे खर्चा लगता है? हाँ भाई, खर्चा तो 100 यूनिट का है। ठीक है, लेकिन पूरे खर्चे को आप डिवाइड किससे करते हो? एक बात बताइए, लॉस पिछले क्लास में आपने लॉसेस किया था ना, नॉर्मल लॉस। ठीक है, कि अगर मेरी 10 यूनिट नॉर्मल लॉस हो जा रही है तो हम खर्चा 1 यूनिट का कैसे निकाल रहे थे? डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट करके? 90 यूनिट। ठीक है, जो आपके नॉर्मल लॉसेस होते हैं आप उसकी यूनिट को पता है कितना कंसिडर करते हो? निल। आप इसकी इक्विवेलेंट यूनिट पता है कितनी मानते हो? निल। आप मानते हो कि जो यूनिट लॉस हो जाएगी वो यूनिट है ही नहीं। ठीक है, अगर हम 100 यूनिट का खर्चा लगाते हैं और हमको मालूम है कि 90 यूनिट बाहर आएगी तो हम 90 यूनिट से डिवाइड करते हैं। जानना आपसे ये चाहते हैं कि खर्चा उस 10 यूनिट पे भी लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। आप 100 यूनिट के खर्चे को 90 यूनिट से डिवाइड करके क्या करते हो? 1 यूनिट की कीमत निकाल लेते हो। ठीक है, क्या ये यूनिट भी कंप्लीट होती है मशीन के अंदर? हाँ, अरे ये यूनिट में 70% 80% खर्चा लग जाता है। या सोच के देखिए क्या होता है। दर्जी ने कपड़ा काटना शुरू किया। ठीक है, 100 कपड़ा हमने उसको दिया था काटने के लिए, उसने 100 कपड़े में से 90 कपड़ा सही काट दिया। ठीक है, और 10 कपड़ा गलत काट दिया। मजदूरी लिया है कि नहीं उस 10 कपड़े की भी? अरे लिया है।
खर्चा उसमें मटेरियल का लगा है कि नहीं, लेबर का लगा है कि नहीं, सब लगा है। जितनी देर वो कपड़ा काट रहा था और गलत काट रहा था, क्या फैन और लाइट उस समय भी चल रहा था कि नहीं, बिल्कुल चल रहा था। उन सब पे भी खर्चा लग रहा था, लेकिन उन सारे खर्चे की हम जोड़ लगाते हैं और डिवाइड कितनी यूनिट से कर देते हैं, 90 यूनिट से। यानी आप नॉर्मल लॉस की इक्विवेलेंट यूनिट कितनी मानते थे, नील। सबको इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर मशीन के अंदर रह जाता है, 90 यूनिट बाहर आ जाता है और मशीन के अंदर 10 यूनिट रह जाता है, तो हम कहते हैं वो भी तो 5 यूनिट के बराबर है, और खर्चे को कितने से डिवाइड कर देते हैं, 95 यूनिट। समझ में आया दोनों बात की कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं लॉसेस को किससे, WIP से। 100 यूनिट आपने मशीन में डाला, अब बाहर आपको लगता है 90 यूनिट आई और 10 यूनिट लॉस है, नॉर्मल लॉस, तो आप सारे खर्चे की जोड़ लगाते हो, डिवाइड कितनी यूनिट से करते हो, 90 यूनिट। दैट मीन्स यू आर कंसिडरिंग इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस टू बी नील। ठीक है, क्या वो इक्विवेलेंट यूनिट जो नॉर्मल लॉस की हम यूनिट की बात कर रहे हैं, क्या उस पर कंप्लीशन स्टेज होती है, क्या वो माल तैयार होता है कुछ हद तक, हाँ। क्या उस पर खर्चा लगता है, लगता है, लेकिन फिर भी उसकी कंप्लीशन स्टेज हम कितनी मान लेते हैं, नील मान लेते हैं, ताकि उसकी यूनिट कितनी हो जाए, नील। पता हम उसकी कंप्लीशन स्टेज नील मान लेते हैं ताकि वो इक्विवेलेंट यूनिट कितनी हो जाए, नील। और हम खर्चे को किससे डिवाइड कर दें, सिर्फ 90 यूनिट से। लेकिन अगर हम 100 यूनिट डालते हैं और 90 यूनिट बाहर आ जाती है और 10 यूनिट को WIP कहते हैं, तो कहते हैं भाई वो 10 यूनिट पे भी तो 5 यूनिट के बराबर का काम हो गया है, और टोटल खर्चे को कितने से डिवाइड कर देते हैं, 95। तो जब WIP होती है तो हम देखते हैं कि उसका कंप्लीशन स्टेज कितना है, लेकिन जब लॉसेस होते हैं तो उसका कंप्लीशन स्टेज होता तो है, लेकिन हम देखते नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन को हम नील मान के क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने काम को। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इक्विवेलेंट यूनिट, और इक्विवेलेंट यूनिट कैसे बनाई जाती है ये सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लॉसेस की इक्विवेलेंट यूनिट को कितना बना देंगे, कितना बना देंगे, नील। ठीक है, कौन से लॉसेस की, नॉर्मल लॉसेस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं, तो फीफो मेथड में यूनिट्स हम कुछ और ले रहे थे और वेटेड एवरेज में यूनिट हम कुछ और ले रहे थे। याद आ रहा है सबको? जैसे फीफो मेथड जब आप बनाए थे तो मटेरियल लेबर ओवरहेड आपने लिया था 100 80 80, और उसी एग्जांपल को जब हम वेटेड एवरेज से सॉल्व कर रहे थे तो तीनों की यूनिट कितनी ले ली थी, 100 100 100। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बनता है जब आपका फीफो मेथड होगा और वेटेड एवरेज मेथड होगा। और ये मेथड होगा ही कब, जब ओपनिंग WIP। अगर ओपनिंग WIP नहीं होगा तो फीफो वेटेड एवरेज की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फीफो मेथड हम बना रहे हैं पहले। अब पहले देख लीजिए हम कितनी लाइन खींच रहे हैं, उसके बाद अपने पेज में डिजाइन करिएगा कि किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे इतनी लाइनों को। ठीक है, तो रुक के कीजिएगा, पहले सारी लाइंस देख लीजिए। बना लीजिए, ये छोटा सा स्टेटमेंट तैयार कीजिए, इससे इक्विवेलेंट यूनिट निकल जाती है। पर्टिकुलर यूनिट मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर ओवरहेड परसेंटेज यूनिट परसेंटेज यूनिट।
ये परसेंटेज और यूनिट लिखने का क्या मतलब है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 यूनिट WIP है और ये 50% कंप्लीट होगी, ठीक है, तो हम इसको कितनी यूनिट लिख देंगे? 5 यूनिट, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी 10 यूनिट WIP है और वो 60% कंप्लीट है तो उसे हम कितना लिख देंगे? बोलिए 6 यूनिट। हम कहेंगे 6 यूनिट के बराबर का खर्चा लग चुका है, ठीक है। अच्छा, ये जब क्लोजिंग WIP है तो हम 6 यूनिट के बराबर का खर्चा लग चुका है। अगर यही अब अगले साल की ओपनिंग WIP बनेगी तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे 4 यूनिट के बराबर का खर्चा और लगना है, ठीक है। मान लीजिए 10 यूनिट मेरी WIP है और 90% कंप्लीट हो चुकी है तो कितने यूनिट के बराबर का खर्चा लग चुका है? 9 यूनिट के बराबर का खर्चा लग चुका है। अब अगले साल यही ओपनिंग WIP बन गया, अगले साल क्या यूनिट के बराबर का खर्चा लगेगा इस पे? 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो यही परसेंटेज और यूनिट हम लिखते जाएंगे सो दैट हमें पता चल जाए कि कितनी यूनिट का खर्चा है। चलिए बताइए, हमने लिखा है मटेरियल 1, मटेरियल 2। क्या होता है मटेरियल 1, क्या होता है मटेरियल 2? मटेरियल 1 जिसे आप इनपुट कहते हो, मटेरियल 2 जिसे आप मटेरियल कहते हो। मटेरियल 1 वो उस मटेरियल को कहा जाता है जिससे आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन होती है, और मटेरियल 2 किसे कहा जाता है? मटेरियल 2 किसे कहा जाता है? वो मटेरियल जिससे आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाने जा रहे हैं फिर से पिज्जा। पहली क्लास में हम लोग ने पिज्जा बनाया था और उस बार हम लोग ने WIP की बात नहीं की थी। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे? WIP की भी बात करेंगे, ठीक है। पहले प्रोसेस में हम लोग ने पिज्जा ब्रेड को क्या किया था जल्दी बताइए? बेक किया था। हमने कहा था देखिए ये एक फर्नेस है, ठीक है, इस पे से आग निकल रही है, ठीक है, और इस पे पिज्जा ब्रेड सेका जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम प्रोसेस को अपने बदल रहे हैं। कुछ प्रोसेस हमारा इस तरीके का है, मेरा फर्नेस ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर हम पिज्जा ब्रेड डाल देंगे, ये रही पिज्जा ब्रेड, और जो बेक होते जाएगा, पता है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, और जो बेक होते जाएगा वो क्या होगा? इससे निकलते जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने क्या किया है? 100 पिज्जा ब्रेड डाल दी है। इसके अंदर कितनी ब्रेड है? 100 ब्रेड। इसके अंदर ऑलरेडी 100 ब्रेड हमने डाल दी है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 दैट इज 1000, ठीक है। इस पूरी ब्रेड को बेक करने के लिए हमें घी लगता है 1 kg, या फिर कह लीजिए बटर लगता है कितना? 1 kg। ये पूरी 100 ब्रेड को बेक करने में कितना लगेगा? 1 किलो बटर लगेगा, एंड 1 किलो बटर इज ऑफ ₹100। बट 1 किलो बटर ऐसे नहीं डाला जाता, 100 ब्रेड डाल दिया और 1 किलो बटर भी पूरा एक बार में डाल दिया, ये नहीं करते। पता है क्या करते हैं? इस मशीन पे यहां पे छोटी सी जगह है, ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं? चम्मच से धीरे 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 क्या करते हैं? बटर गिराते जाते हैं, ठीक है। ब्रेड सिकते जाती है और क्या होता है? बाहर निकलती जाती है। क्लियर है बात सबको? तो अब यहां पे बताइए, इस प्रोसेस में हम लोग 2 मटेरियल यूज कर रहे हैं, वन इज ब्रेड एंड द अदर इज बटर, ठीक है। आपके आउटपुट की क्वांटिटी कौन डिटरमिन करेगा? ब्रेड या फिर बटर? ब्रेड डिटरमिन करेगा। अगर हम 1 किलो की जगह 2 किलो बटर भी डाल दें तो भी क्या मेरी आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ सकती है? नहीं, ब्रेड तो कितनी बाहर आएगी? ज्यादा ज्यादा 100 ही, ठीक है। अच्छा, अगर हम बटर को 1 किलो की बजाय 900 ग्राम कर दें तो क्या मेरी आउटपुट की क्वांटिटी कुछ कम हो जाएगी? अरे थोड़ा सा कम सिका हुआ होगा बटर, उसी में अगर 900 ग्राम भी लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि 10 ब्रेड आप पाओगे रह जाएगी। अरे वो तो सारी ब्रेड अंदर है, थोड़ा सा पे कम बटर लगेगा, सारी ब्रेड तब भी क्या होगी? तैयार होगी, ठीक है। यानी इसकी वजह से आउटपुट की क्वांटिटी डिटरमिन नहीं होती कि 100 ग्राम बढ़ा दीजिए 200 ग्राम कम कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्रेड 10 बढ़ा दें और बटर इतना ही रहने दें, तब हम ये बात सोच रहे हैं कि बटर को नहीं चेंज करेंगे, बटर 1 किलो में ही काम चलाएंगे, लेकिन ब्रेड 110 डाल देते हैं। क्या 110 तैयार हो सकती है? हो जाएगी। अरे थोड़ा सा कम सब पे बटर आएगा, सीख जाएगी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिएगा इस प्रोसेस का जो मेरा फिनिश गुड्स है, जो इस प्रोसेस का मेरा फिनिश गुड्स है, उस पे क्या हुआ है? जितना भी खर्चा ब्रेड का लगना था वो लग गया होगा, और जितना खर्चा बटर का लगना था क्या वो भी लग गया होगा? हाँ भाई, जितना बटर का खर्चा लगना था उतना लगा है, तभी तो वो बाहर आया है, ठीक है। बात अंदर जो WIP है वो WIP क्यों रह गई होगी बताइए? अगर वो अंदर WIP रह गई है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेड का खर्चा तो जो लगना था वो लग चुका है, वो तो डल गया है। अभी बटर हम क्या किए? 1 किलो नहीं डाल रखे हैं। अरे बटर धीरे धीरे डाल रहे हैं,
ठीक है, अभी 800 ग्राम ही डला था, तब तक में 31 मार्च शाम के 6 बज गए हैं, फैक्ट्री बंद होने वाली है। ठीक है, अब कब खुलेगी? अगले साल बोलेगी, अब कल नहीं, अब वो अगले साल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर खुलेगी 1 अप्रैल को। ठीक है, सुबह 10 बजे। अब हमने क्या किया था, सिर्फ 800 ग्राम ही अभी बटर डाला था, तो अभी ये सारा बाहर भी नहीं आया था। अभी हम 200 ग्राम उसमें और बटर डाल दिए होते तो सब बाहर आया होता। ठीक है, तो पता है मटेरियल 2 का खर्चा अभी पूरा नहीं लगा था, लेकिन मटेरियल 1 का खर्चा पूरा लग चुका था WIP में भी। ठीक है, ये बात मेरे मशीन में पहले से कुछ WIP थी, ओपनिंग WIP। ठीक है, अब कुछ हमने इस बार करंट इंट्रोड्यूस किया। पहले से कुछ WIP मत थी, मतलब पहले से कुछ ब्रेड था उसके अंदर, और इस बार जब हम मशीन खोले तो उसमें क्या किए, 90 ब्रेड और डाल दिए। ऐसे समझ लो पहले से 10 ब्रेड पड़ा हुआ था, 90 ब्रेड और डाल दिए और घी टपकाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब होगा क्या, जितना माल हमने इसमें डाला है मशीन में, ये वो हो गया उसकी टोटल, जितना माल मशीन के अंदर है उसकी टोटल हो गई। अब इसमें से कुछ माल क्या होता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ही होती है कि लॉस हो जाएगा, जैसे हमको मालूम है कि 10% तो लॉस ही हो जाएगा, तो दैट इज नॉर्मल लॉस। कभी कभी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्रेक क्या होंगे, अंदर टूट जाएंगे। लॉस का मतलब क्या है, हमको मालूम है बेक करते समय ब्रेक टूट जाती है, हमको मालूम है 100 ब्रेड हम डालेंगे मशीन में तो 5 ब्रेड टूट जाएगी, तो 5 ब्रेड क्या है, नॉर्मल लॉस। लेकिन हो सकता है एक्चुअल में कितनी टूट जाए, 8 ब्रेड, तो अब 3 ब्रेड को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ ब्रेड क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, जो बाहर निकलेगी उसे हम कहते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस को अंडरलाइन करते हैं और उसके अंदर बाइफरगेट करते हैं कि पहले से जो ब्रेड पड़ी थी उसमें से कितनी निकली और नई वाली कितनी निकली। फिर से समझिएगा, अगर पहले से 10 ब्रेड होती है और 90 ब्रेड हम और डाल दें, ठीक है, अब बाहर 75 ब्रेड निकल जाए, तो पता हम क्या बोलेंगे, 10 ब्रेड ओपनिंग वाली निकली है और 65 ब्रेड कौन सी निकली है, नई वाली। फिर से बताएं, जो ब्रेड बाहर आएगी उसमें से हम पता है फीफो मेथड कर रहे हैं ना, तो फीफो मेथड में जो ब्रेड बाहर आती है हम क्या कहते हैं, पहले से जो मशीन के अंदर था पहले वो आया है, उसकी वैल्यूएशन अलग, और जो बाद में डाले हैं वो अलग से आया है। ठीक है, तो यू नीड टू बाइफरगेट द ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। यहां से अगर 75 ब्रेड आएगी तो हम आपसे पूछेंगे बताओ ओपनिंग वाले में से कितनी आई है और करंट वाले में से कितनी आई है। ठीक है, तो इसका बाइफरगेशन कीजिए, ओपनिंग WIP वाला कितना और करंट इंट्रोड्यूस वाला कितना, ओपनिंग WIP का कितना और करंट इंट्रोड्यूस का कितना। क्या होगा, छोड़ दीजिए, अभी हम लोग यूनिट जानना चाह रहे हैं, सिर्फ यूनिट बन रहा है, दिस इज यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट की बात हो रही है। आपने हमारे एग्जाम्पल में यूनिट लिखी थी फीफो मेथड में 100 80 80, तो वहां पे इतना जल्दी इसलिए निकल गया था कि सिर्फ एक ही चीज थी, पता है क्या, ओपनिंग WIP। यहां पे ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, बहुत कुछ है, लॉसेस भी हो रहे हैं, इसलिए चार्ट बड़ा हो गया है। ठीक है, निकाल सिर्फ और सिर्फ क्या रहे हैं, यूनिट ही, अभी कॉस्ट थोड़ी ना निकाल रहे हैं। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्या मशीन के अंदर भी कुछ पड़ी होगी, हाँ ये भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WIP। अच्छा, अगर मान लीजिए नॉर्मल लॉस हमने लिखा है 5 यूनिट, लेकिन लॉस एक्चुअल में सिर्फ 3 ही यूनिट हुआ है, तो 2 यूनिट क्या हो रहा होगा, बढ़ जा रहा होगा। अब ये टैली बराबर नहीं आएगी, अगर नॉर्मल लॉस 5 यूनिट हम यहां लिख दिए हैं और जबकि एक्चुअल में 3 ही यूनिट लॉस हुआ है, तो ये सबकी जोड़ लगाएंगे तो 2 यूनिट की टोटल क्या हो रहा होगा, 2 यूनिट से बढ़ जा रहा होगा। वो 2 यूनिट क्या कहलाता है, एबनॉर्मल गेन। अगर एबनॉर्मल गेन की यूनिट है तो यहां से लेस कीजिए, तब जाके यूनिट की टैली बनेगी। या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा। एबनॉर्मल लॉस होगा तो पॉजिटिव फिगर लिखिएगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो उतनी यूनिट माइनस कीजिएगा, तब टैली बैठेगा। हम ये यूनिट की टैली कर रहे हैं। मशीन में था 40 यूनिट, 60 यूनिट डाले तो ये हो गया 100 यूनिट। अब 100 यूनिट का क्या क्या हुआ, कितनी नॉर्मल लॉस, कितनी एबनॉर्मल लॉस, कितने अगले प्रोसेस में गई, कितना मशीन में अभी भी पड़ी हुई है, वो टैली तैयार किया। ठीक है,
हाँ, यू नीड टू टेक केयर, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दोनों नहीं आ सकता, दोनों में से एक आएगा। हम लोग हर सिचुएशन को मिक्स करते हुए चार्ट बना रहे हैं। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसमें कुछ चीजें कम भी हो सकती है, हो सकता है ओपनिंग WIP ना हो। अगर ओपनिंग WIP नहीं होगा तो आप क्या करोगे, जल्दी बताओ हमको, क्या अंतर आएगा इधर वाले पोर्शन में। जब हम ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ ओपनिंग WIP और करंट इंट्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि जो भी इस बार डाले हो माल वही माल से तो बाहर आया है माल, ठीक है। अब यहां पे हम यूनिट बनाते हैं, जैसे 100 यूनिट मेरी अगर कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस में चली गई है तो वो तो 100 यूनिट है, ठीक है, वो तो 100 यूनिट है बराबर। लेकिन 50 यूनिट अगर WIP है तो वो 50 यूनिट के बराबर नहीं है, वो तो कितने के यूनिट के बराबर है, हो सकता है 25 यूनिट के बराबर। तो आप सबकी यूनिट बना रहे हैं कि कितनी यूनिट से डिवाइड करके हम खर्चा निकालेंगे, ठीक है। क्या नॉर्मल लॉस की कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को हम लेते कितना है, निल। हम इसको हमेशा डैश रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम इसकी यूनिट पे खर्चा नहीं डालना चाहते। कोई तकलीफ किसी को? सबको समझ में तो आ रहा है ना? हम नॉर्मल लॉस पे खर्चे नहीं डालते, हम क्या करते हैं, अगर 100 यूनिट हमने मशीन में डाली और हमको मालूम है 90 यूनिट ही आएगी, तो जितना भी खर्चा लगा रहे हैं उसको कितनी यूनिट से डिवाइड करते हैं, 90 यूनिट। और अगर हमने यहां नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ले ली, उसकी वजह से भी यूनिट बढ़ गई, तो मान लीजिए जैसे 10 यूनिट नॉर्मल लॉस 20% काम हो चुका था और आपने उसको 2 यूनिट ले लिया, तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 92। और अब 92 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव टू एलोकेट कॉस्ट टुवर्ड्स नॉर्मल लॉस यूनिट, देयरफॉर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी, निल। अच्छा, अब एक बात बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है कि द नॉर्मल लॉस यूनिट्स वर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। बताइए क्वेश्चन गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? नॉर्मल लॉस यूनिट वर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है, लेकिन आप कितनी लोगे, 0%। पता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पता है क्या है, क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है और आप कौन हो, कॉस्ट अकाउंटेंट। प्रोडक्शन मैनेजर कॉस्ट अकाउंटेंट से बोल रहा है, देखो भाई कॉस्ट अकाउंटेंट, जो मेरा यूनिट लॉस हो गया वो पता है कितना काम कर दिए थे हम, कह रहा 80% काम कर दिए थे। तो हम कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं तुम 80% कर दिए, 100% कर दिए, इससे मतलब नहीं है, खर्चा हम उस पर नहीं डालेंगे। हम यूनिट किस लिए बना रहे हैं, क्या हम यूनिट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन बताएं किसी को? नहीं, हम यूनिट किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि खर्चा बताएं पर यूनिट कितना है, ठीक है ये बात। तो क्वेश्चन जो होता है वो कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर। हम जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है बात। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड क्या हुआ, लॉस हो गया। हमने सोचा था 5 यूनिट, लेकिन लॉस कितनी हो गई, 7 यूनिट, ठीक है। अब ये लॉस आपको कब पता चलती है? लॉस आपको तब पता चलता है जब पूरा माल, पूरा काम आप कर देते हो या फिर पूरा काम नहीं किए होते हो, तभी लॉस पता चल जाता है। देख लेते हैं, देखिए आपने इसमें 100 यूनिट डाली, ठीक है। अब बाहर आया कितना, बाहर आया 88 यूनिट, ठीक है। आपकी नॉर्मल लॉस की एक्सपेक्टेशन थी 10 यूनिट। तो होता क्या है, देखिए हम मशीन में 100 यूनिट डाले और हमको मालूम है 10 यूनिट लॉस आ जाएगी, यानी कितनी आएगी, 90 यूनिट, ठीक है। तो पहली यूनिट आती है, रख देते हैं, दूसरी यूनिट आती है, ले जाके रख देते हैं। इस तरीके से करते करते कितनी यूनिट आ गई, 88 यूनिट। जब 88 यूनिट भी आ जाती है तो उसके बाद भी हम हाथ लगा के खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि मालूम है हमको, तो मालूम है कितनी यूनिट आएगी, 90 यूनिट। जब बहुत देर हो जाता है, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, यूनिट नहीं गिर रही है, तो हम मशीन खोल देते हैं। और मशीन खोलते हैं तो अंदर पता है कुछ टूटी फूटी यूनिट, खराब यूनिट निकलती है। कितनी यूनिट, 12 यूनिट। तो हम कहते हैं 10 यूनिट तो हमको मालूम नहीं था, वो नॉर्मल लॉस है, और 2 यूनिट जो हमको नहीं मालूम था वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। कब पता चला, जब सारा खर्चा लग चुका है कि नहीं, सारा खर्चा लग चुका है। तो एबनॉर्मल लॉस आपका कितना कंप्लीट होता है, 100%, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को देख सकते हो, प्रोसेस होते हुए हम देख पाते हैं
ये ग्लास केबिन है, ठीक है। जब हम इसमें मटेरियल डालते हैं और एक मटेरियल भी टूट जाता है तो हम खटाक से मशीन खोलते हैं, उसको निकाल देते हैं ताकि उस पर बाकी दूसरे जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो न लगे। जैसे पिज्जा ब्रेड एक ग्लास केबिन में क्या हो रहा है, अंदर बेक हो रहा है, ठीक है। हमने 100 ब्रेड डाला और जैसे ही मशीन में डाला घी डालना शुरू किया, अभी 100 ग्राम घी डाले थे, तब तक 2 ब्रेड टूट गई। क्या करेंगे, ग्लास केबिन खोलेंगे, 2 ब्रेड निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है बात। फिर हमने क्या किया, फिर हमने घी डालना शुरू किया, थोड़ी देर तक घी डाले, उसके बाद हमको दिखाई दिया एक ब्रेड और टूट गया। क्या करेंगे, खोल के निकालेंगे और उसको अलग कर देंगे। तो क्या आपको बीच में प्रोसेस के भी लॉस पता चल जाता है? हाँ, चल जाता है। आ रही बात समझ में? तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कैसा है। हमें जो लॉसेस होते हैं वो बीच में भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और हो सकता है कब आइडेंटिफाई हो रहे हो, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अगर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस लॉसेस आइडेंटिफाई होते होंगे तो लॉसेस पे खर्चा कितना लग चुका होता होगा, 100%। जितना फिनिश गुड्स में लग रहा है आपके खर्चा, उतना खर्चा आपके लॉसेस में भी लग चुका है। लेकिन अगर लॉसेस बीच में निकल गए तो ब्रेड का खर्चा तो पूरा था, लेकिन बटर का खर्चा कम था। बटर अभी पूरा थोड़ी ना लगाए थे उस पे, अभी तो 100 ब्रेड पे 100 ग्राम बटर बस डाले थे। 100 ब्रेड पे कितना डालना था, 1 किलो बटर डालना था, और 100 ब्रेड पे 100 ग्राम बटर डाले, तब तक में 2 ब्रेड निकाल दिए। तो बटर का खर्चा तो अभी क्या लगा था, कम लगा था उसमें, ठीक है। जो ब्रेड हमने 2 ब्रेड निकाली वो कौन सा लॉस है, बताइए। हमने 100 ब्रेड डाली, ठीक है, और हमने पहला 2 ब्रेड निकाला, तो कौन सा लॉस है अभी, नॉर्मल लॉस। जब तक 10 ब्रेड निकल जाएगी हम कौन सा लॉस बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। और जब 10वीं ब्रेड के बाद निकलना शुरू होगी तो कौन सी ब्रेड है, अब एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। क्या बीच प्रोसेस के दौरान एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक है। 10 ब्रेड के बियॉन्ड जितनी ब्रेड आते जाएगी अब हम उसको क्या बोलने लग गए हैं, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको लॉस पता चले या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको लॉस पता चले, ब्रेड का खर्चा कितना लग चुका होता है, तो 100% लग चुका है। अगर एक ब्रेड 10 रुपए की है, प्रोसेस शुरू होते ही लॉस पता चल जाए तो भी 10 रुपए का ब्रेड गया, ठीक है। और प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको लॉस का पता चले तो भी ब्रेड तो कितने का गया, 10 रुपए का। क्या चीज कम या ज्यादा लगा, लेबर कम ज्यादा लगा, ओवरहेड कम ज्यादा लगा, और बटर कम ज्यादा लगा, जो सपोर्टिंग मटेरियल था, मटेरियल 2, ठीक है। तो सी व्हाट आई एम राइटिंग, इन द केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, in the case of abnormal loss, material 1 has been put to the extent of 100%, whereas material 2, labor and overhead, ये कितना लगा होगा, कुछ भी हो सकता है, but it may or may not be 100%, it may or may not be 100%। जब हम 2 क्रॉस लगाते हैं तो इसका मतलब यहां पे कोई फिगर है, ठीक है, और जब डैश लगाते हैं तो मतलब फिगर नहीं है, खाली है, ठीक है। और जहां 100 होगा वहां 100 लिख देंगे। क्लियर है बात सबको? क्या आप ये सब लिखना भी पसंद करेंगे कि नॉर्मल लॉस में डैश क्यों लगाया है, यहां पे 100 क्यों लिख दिया और यहां पे अदर देन 100 क्यों लिखा? तो लिख लीजिए, हम लोग लिखते भी जाएंगे। नोट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल लॉस। पॉइंट नंबर 1 है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल लॉस shall always be taken to be, shall always be taken to be shall always be taken to be 0%. Second point, stage of completion of abnormal loss, stage of completion of abnormal loss with respect to material 1, with respect to material 1, with respect to material 1 is 100%, and with respect to material 2, labor, overhead,
with respect to material 2, labor or overhead shall be as provided in question. Shall be as provided in question. इसका मतलब ये है कि अगर मटेरियल 1 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी है तो आप 100% ले लीजिएगा, क्योंकि वो देने की भी जरूरत नहीं है। मटेरियल 1 तो कितना होता है? 100% की। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने बीच प्रोसेस में से निकाला है कि एंड में निकाला है। ठीक है, मटेरियल 1 के लिए ये बात नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि मटेरियल 1 तो चाहे बीच में निकालो चाहे एंड में निकालो, कितना लग गया? 100% लग गया। ठीक है, तो मटेरियल 2 और लेबर ओवरहेड के लिए क्वेश्चन बताएगा कि क्या परसेंट कंप्लीशन के बाद आपने क्या किया था? लॉस को आइडेंटिफाई किया था। सबको समझ में आई बात? अच्छा, अब क्वेश्चन ने अगर नहीं बताया तो क्या करेंगे? आगे लिखिए उसी में, सेकेंड पॉइंट में। तो आपके पास एजम्पशन का रास्ता खुल गया। क्या एजम्पशन बन सकती है? कि हमने बीच में निकाला, एक एजम्पशन ये है। दूसरा क्या है? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो पता हम क्या एज्यूम करेंगे? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस खत्म हो गया तभी लॉस का पता चला। और ऐसे में स्टेज ऑफ कंप्लीशन तब मटेरियल 2, लेबर ओवरहेड सबकी क्या ले ली जाएगी? 100%। ठीक है, तो लिखिए, इन केस क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, in case question does not provide information, we shall take stage of completion of material 2, labor and overhead, material 2, labor and overhead 100%. नेक्स्ट बात, अगर क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये कहता है मटेरियल स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80%, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल 1 का स्टेज ऑफ कंप्लीशन कि मटेरियल 2 का स्टेज ऑफ कंप्लीशन? क्वेश्चन में दो मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, लेकिन जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता रहा है तो कह रहा है कि मटेरियल स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 80%। तो कौन सा मटेरियल? दोनों ही मटेरियल 80%? नहीं, मटेरियल 1 तो 100% होता ही है, वो कैसे बोल सकता है 80%? पता है वो कौन से मटेरियल की बात कर रहा है? मटेरियल 2। लेकिन बदमाशी करने के लिए, देखने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कभी भी मटेरियल 2 नहीं बोलेगा। ठीक है, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब क्या बोलेंगे? मटेरियल स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 80%। वो चेक करेगा भाई कि रट के बच्चा आया है कि उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर रट के बच्चा आया है कि भाई क्वेश्चन में देखेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन और डालेंगे, तब तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप ये बात समझते हो कि मटेरियल 1 तो कितना होता है? 100% ही, तो निश्चित है क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? मटेरियल 2। ठीक है, तो आप लिखिए कि अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन अदर देन 100% अगर मटेरियल के लिए दिया हुआ है, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन अदर देन 100% मटेरियल के लिए दिया हुआ है, तो वो किसके लिए दिया होगा? मटेरियल 2 के लिए, क्योंकि मटेरियल 1 तो हमेशा ही क्या होता है? 100% कंप्लीट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, if the stage of completion with respect to material is given other than 100%, is given other than 100%, comma, it is with respect to material 2. It is with respect to material 2. नेक्स्ट बात, अब मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी ही नहीं है, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही नहीं दी है, तो इसका क्या मतलब होता होगा? मटेरियल 1 और 2 दोनों क्या है? 100% कंप्लीट। जब मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं देता है ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? आप मशीन खोलते हो, 100 ब्रेड डालते हो, 1 किलो बटर डालते हो, मशीन बंद करते हो और इकट्ठे प्रोसेस शुरू हो जाता है। बटर भी एक बार में डल गया और ब्रेड भी क्या हो गई? एक बार में डल गई। जब मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दे तो इसका मतलब यह होता है कि जितना मटेरियल एक प्रोसेस में लगना है पूरा एक बार में मशीन में डाल दिया जाता है। आई बात समझ में? तो लिखिए, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल इज नॉट गिवन, if stage of completion of material is not given,
Material 1 and 2 both are 100% complete. Material 1 and 2 both are 100% complete. ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर प्रोसेस में सिर्फ एक ही मटेरियल लगता है, जैसे कि जीन्स की जब हम कटिंग करते हैं पहले स्टेज में तो सिर्फ एक ही मटेरियल लगता है, क्या है वो? क्लॉथ। कोई दूसरा मटेरियल भी है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही मटेरियल लग रहा है, दैट इज क्लॉथ। ठीक है, तो बताइए अगर एक ही मटेरियल अगर होगा तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी उसकी? हमेशा वो 100% ही होगा कंप्लीट। चाहे मशीन में अभी कैंची लगी है तो भी कपड़े का खर्चा जितना है उतना ही है, और अगर कपड़ा पूरा कट गया है तो भी कपड़े का खर्चा कितना है? उतना ही है। यानी 100% कपड़े का खर्चा WIP में भी होता है और फिनिश गुड्स में भी होता है अगर मटेरियल एक ही होता है। अगर दो मटेरियल होता है तो एक मटेरियल 100% होता होगा, दूसरा मटेरियल क्या होता होगा? 100% हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एक ही मटेरियल है तो वो हमेशा ही क्या होता होगा? 100%। क्लियर है सबको बात? तो अगला पॉइंट लिखिए कि अगर एक ही मटेरियल है तो वो 100% गारंटीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज ओनली वन मटेरियल it is always 100% complete. If there is only one material, it is always 100% complete. लेकिन अगर क्वेश्चन ने एक ही मटेरियल बोला और वो लिख के बोल रहा है कि ओनली वन मटेरियल, ठीक है, और वो 90% कंप्लीट है, तो क्या हम उसको 90% लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। अगर सिर्फ एक ही मटेरियल है और क्वेश्चन बोल रहा है वो 90% कंप्लीट है तो आप 90% ही लोगे। ठीक है, कारण कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, 1-2% प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मटेरियल डलता है लेकिन वो भी धीरे धीरे डलता है, एक बार में नहीं डलता। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ठेले पे मौसम्मी का जूस लीजिए, ठीक है, तो वो कैसे बनाता है? ग्लास नीचे रखा, ठीक है, ऊपर से उसने क्या किया? मौसम्मी डालना शुरू किया। ठीक है, अगर उसने एक ग्लास तैयार करना है मान लीजिए 5 मौसम्मी डाल के, ठीक है, अगर 2 मौसम्मी डाला होगा तो 2 मौसम्मी डाला होगा तो 40% ग्लास क्या हुआ होगा? फिल हुआ होगा भी। ठीक है, फिर वो क्या करता है? एक ही बार में 5 डालता रहता है क्या? नहीं, वो मटेरियल भी धीरे धीरे डालता रहता है और क्या होता है? प्रोसेस कंप्लीट होते रहता है। जब उसका WIP होगा, यानी कि मान लीजिए आधा ग्लास भरा है, तो क्या मौसम्मी पूरी जा चुकी है? नहीं। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें मटेरियल डाल के मशीन बंद नहीं कर देते हैं, मशीन खुली रहती है, हम ऊपर से डालते रहते हैं और प्रोसेस होकर निकलता रहता है। कुछ मशीन ऐसी भी होती है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं 1-2% जिसमें मटेरियल एक बार में मशीन में नहीं जाता। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए एक मटेरियल है और वो 80% कंप्लीट है या 90% कंप्लीट है, तो आप मान लीजिएगा, तब वहां लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि वो प्रोसेस कैसा होगा जिसमें मटेरियल हम क्या करते हैं? धीरे धीरे डालते हैं। तो आप तुरंत याद कर लीजिएगा मौसम्मी का जूस है, ठीक है, कि एक ही मटेरियल है लेकिन क्या हो रहा है? धीरे धीरे डल रहा है। क्लियर है? उसी पॉइंट में लिखिए जहां पे आपने लिखा कि देयर इज ओनली वन मटेरियल इट इज ऑलवेज 100% कंप्लीट, बट इफ क्वेश्चन स्टेट्स that it is less than 100%, we shall take it accordingly. ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में आउट ऑफ ओपनिंग WIP, अगले प्रोसेस में जो माल गया, ठीक है, मतलब जो आउटपुट बाहर निकल गया, ठीक है, उसमें से जितना ओपनिंग WIP में से है उसमें मटेरियल 1 कितना लगाएंगे? अब समझ रहे हो? जो पहले से इसके अंदर ब्रेड थी, ठीक है, जो WIP थी पहले से ब्रेड इसके अंदर थी, उसमें से जो बाहर ब्रेड आई उसमें ब्रेड का खर्चा कितना लगा? नील, कुछ नहीं लगा। ध्यान दीजिए, जो पहले से ब्रेड अंदर पड़ा हुआ था WIP, जिसमें पिछले साल भी थोड़ा सा घी भी डाल चुके थे, ठीक है, उसमें इस बार ब्रेड का खर्चा कितना है? अरे कुछ नहीं है, ब्रेड का खर्चा जितना लगना था वो पहले ही लग गया था, ठीक है।
तो मटेरियल वन का खर्चा ओपनिंग WIP में क्या होता है? 0%। समझ पा रहे हो कि नहीं? मटेरियल वन का मतलब क्या है? मेरे एग्जांपल में यहां पे ब्रेड, और मटेरियल टू किसको बोल रहे हैं? बटर। ठीक है, तो मटेरियल वन का खर्चा ओपनिंग WIP में इस बार कितना लगा? अरे ओपनिंग WIP में मटेरियल वन का खर्चा तो पूरा पिछले साल ही लग गया था। अरे ब्रेड तो पिछले साल डाल ही दिए थे, तो खर्चा तो हो ही चुका था ब्रेड का। इस बार थोड़ी ना ब्रेड का खर्चा लग रहा है। इस बार ब्रेड का खर्चा बस उतना ही है जितना नया ब्रेड डाले हो। पहले से जो ब्रेड डाला उसमें ब्रेड का खर्चा नहीं है। पहले से जो ब्रेड डाला है उसमें ब्रेड का खर्चा इस बार नहीं लगा है। कब लगा था? पिछले साल। ठीक है, अच्छा, इस बार जो पहले से ब्रेड इसमें पड़ा हुआ था उसमें घी का खर्चा इस बार लगा होगा कुछ? हाँ, क्योंकि अगर घी का खर्चा भी पूरा लग गया होता तो वो ब्रेड सड़क के कहां आ गई होती? पिछले बारी बाहर आ गई होती, अगले प्रोसेस में चल जाती। उसमें घी का खर्चा लगा होगा, कितना लगा होगा? 100% किसी बात नहीं। ये तो आपको समझ में आ रहा है, 100% तो नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा? क्यों भाई, पिछली बार भी कुछ ना कुछ घी तो लगा ही था। अच्छा, 0% लगा होगा? ये भी नहीं हो सकता। यानी 0% से ज्यादा होगा, 100% से कम होगा, कुछ ना कुछ होगा। लगा दिया डबल क्रॉस। उसकी वजह से कुछ मजदूरी और लग रही है। हाँ भाई, उसको प्रोसेस करने की मजदूरी और लग रही है। उसकी वजह से पावर बिल आ ही रहा है मेरी मशीन का। ठीक है, तो ये परसेंटेज के बेसिस पे आप यूनिट बना लीजिए। फिर जैसे अगर मान लीजिए 10 यूनिट है WIP और 20% घी इस बार डाले हो, तो क्या यूनिट के बराबर का घी डाले हो? 2। तो हम यहां लिखेंगे 10% और यहां लिख देंगे 2 यूनिट के बराबर का घी डाले हैं। ठीक है, करंट इंट्रोड्यूस। इस बार जो आप ब्रेड डाले, ठीक है, और बाहर भी आ गई, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस करंट इंट्रोड्यूस में से इस बार डाले और बाहर भी आ गई, तो मटेरियल वन कितना लगा? 100%। इसी बार का तो खर्चा है पूरा। बताइए मटेरियल टू कितना लगा उस पर? अरे पूरा लग गया, जितना लगना था उतना लगा है, तभी तो बाहर आया है। ठीक है, 100% ये भी। लेबर कितना? 100%। ओवरहेड कितना? 100%। एक बात बताएं, ये चार्ट इस कदर तैयार हो रहा है कि अगर एक बच्चा कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, बस प्रोसेस नाम जानता है, एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोसेस, बस इतना समझता है, और अगर ये चार्ट रटा है तो गारंटी है क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम। ठीक है, ये इस कदर तैयार हो जा रहा है कि कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं ना, ये इतना होगा, ये इतना होगा, लेकिन अगर ये चार्ट रटा है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट जरूर करते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद इतने थ्रू हो जाएंगे हम लोग, ये 100 होता ही है, ये तो 0 होता ही है, धक्का धक करना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं भी आता है तो क्वेश्चन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है, जैसे आप याद कीजिए, हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे थे और पूरा प्रोसेस अकाउंट बनवा दिए थे। उसके बाद हमने आपको मतलब समझाया था किसका? नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, इन सब का। लेकिन बिना समझे भी अकाउंट बना था कि नहीं? बना था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा। देखिएगा, अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ये सारी बात जितनी हम बता रहे हैं, अगर आप अगले क्लास तक भूल गए तो भी आप क्या करोगे? प्रोसेस अकाउंट बना लोगे और आप भूल जाओगे कि नहीं अगली क्लास तक। ऑब्वियस सी बात है, जितनी बात अभी हम बोले हैं 1 घंटे बाद आपसे पूछेंगे तो शायद ही 10% आपको याद हो। याद रखोगे कि नहीं? लेकिन याद रखना है। ठीक है, इसीलिए सारे पॉइंट्स लिखवाते भी जा रहे हैं, घर जाके रिवाइज कीजिएगा, सारी चीज आएगी तो उससे सॉल्व करने का मजा कुछ और होता है। ठीक है, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में मटेरियल वन कितना होगा? क्लोजिंग WIP का मतलब समझ लीजिए, इस बार जो हम ब्रेक डाले इसमें, वो मशीन में ही रह गई, निकली नहीं बाहर। ठीक है, जो इस बार हम ब्रेड डाले वो मशीन में ही रह गई, वो बाहर नहीं निकली, तो उसे ब्रेड का खर्चा कितना? 100%। अब जितना 100% आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन ये वाली बात कभी नहीं बताता। और कौन सा नहीं बताता? जितना 0%। कहता है ये तो आप खुद ही जानो ना, 0 और 100, बाकी क्या करेगा? क्वेश्चन बताएगा। तो अगर हमको याद है सारी चीजें कि कौन कौन सा 0 होता है, कौन सा 100 होता है, तो बाकी क्वेश्चन बता ही रहा है, खटाखट फिल करेंगे, चार्ट रेडी। ठीक है, और कुछ बच्चे गेसवर्क खेल लेते हैं कि जो नहीं बता रहा है वो 100 या 0 में से कुछ होगा ही।
अच्छा, अब मटेरियल टू का मतलब है घी। जो ब्रेड हम इस बार प्रोसेस में डाले उस पे घी का खर्चा कितना लगा होगा? 100%? हाँ, नहीं। अगर 100% लग गया होता तो क्या होता? ब्रेड बाहर आ गई होती। तो गारंटी है 100% तो नहीं लगा है। 0% ऐसा भी नहीं है। अगर ब्रेड मशीन में गई है तो घी तो हम चपकाना शुरू कर ही देते हैं तुरंत डालते ही, ठीक है। तो घी कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि नहीं लगा है। तो इट विल बी मोर देन 0% एंड लेस देन 100%। तो कुछ ना कुछ बीच का होगा, हम उसको क्रॉस लगा दे रहे हैं कि कुछ है। अब क्या है ये हमको बताएगा क्वेश्चन। कोई तकलीफ किसी को? एबनॉर्मल गेन, व्हाट इज एबनॉर्मल गेन आपको बताएं। पहले हम 100 यूनिट डालते हैं और एक्सपेक्टेशन होती है लॉस की 10 यूनिट, ठीक है। लेकिन मेरा लॉस 10 यूनिट होता नहीं है। मेरा लॉस कितना है? 8 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। यानी मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी? 90 यूनिट, ठीक है। लेकिन हमें मिल कितना गया? 92 यूनिट। तो 2 यूनिट को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल गेन, ठीक है। अब एक बात समझिए, 100 यूनिट हमने डाला, लॉस की एक्सपेक्टेशन कितनी है? 10 यूनिट। 90 यूनिट ऑलरेडी निकल चुकी है। क्या अब और यूनिट आ सकती है? मेरे हिसाब से हमने 100 यूनिट डाला, 10 यूनिट खराब हो जाएगी, हमको मालूम है 90 यूनिट आ चुकी है। मेरे हिसाब से आएगी अब? नहीं। लेकिन फिर भी गड़ा के नजर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आ सकती है, चांसेस है, तो हम गड़ा के नजर देख रहे हैं। और तब तक 1 यूनिट आ गई। हम जानना ये चाहते हैं कि 1 यूनिट बाहर आ गई है, खर्चा इसमें कितना लगा है? 100% सारा खर्चा लगा है। एबनॉर्मल गेन तो तभी आया। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है? माल पूरा तैयार होकर बाहर आ गया। एबनॉर्मल गेन कभी भी आप ऐसे कह सकते हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ही आपने एबनॉर्मल गेन कह दिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ही हमने मशीन खोली, हमने कहा देखो 100 ब्रेड डाले थे, 10 ब्रेड टूटनी चाहिए थी, अभी 8 ही टूटी है, तब 2 यूनिट तो पक्का क्या है? एबनॉर्मल गेन। अरे अभी मत बोलो, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट होते होते क्या हो सकता है? वो भी टूट सकता है। 2 यूनिट आपको एक्स्ट्रा बच गई है, कब कह सकते हो? प्रोसेस के बीच में कह सकते हो? नहीं। कब कहोगे? हमेशा अंत में। एबनॉर्मल लॉस कब कह सकते हो? प्रोसेस के बीच में कि अंत में? बीच में भी कह सकते हैं। टूट गया ये तो बीच में पता चल ही सकता है। खोले 10 यूनिट टूटनी थी, खोले मशीन और 12 यूनिट टूटी है, तो एबनॉर्मल लॉस तुरंत पता चल गया। लेकिन अगर हम बीच प्रोसेस में मशीन खोले, 10 यूनिट टूटी थी, 8 यूनिट टूटी, तो क्या 2 यूनिट एबनॉर्मल गेन हो गया? नहीं। इंतजार करो, अभी टूटेगा। बात समझ में आ रही है? 2 यूनिट नहीं टूटी, ये कब कह सकते हो आप? जब प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज 100% कंप्लीट। तो अगला पॉइंट लिखिए, एबनॉर्मल गेन इज ऑलवेज 100% कंप्लीट। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है एबनॉर्मल गेन इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। और अभी 40% काम हुआ है तो गेन कैसे बोल दिए? अभी टूटेगा, वो हो सकता है टूट जाए, ठीक है। गेन तो कब बोलेंगे? जब ऊपर वाले ने कोई करिश्मा कर दिया। आना था 10 पीस, निकल आया कितना? 12 पीस। तुम कह रहे 2 यूनिट क्या हुआ? तैयार होकर एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है ये बात। नेक्स्ट बात, एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कि लॉस इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। लॉस इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, जिसमें से आपने देखा कि नॉर्मल लॉस है 10 यूनिट और एबनॉर्मल लॉस है 2 यूनिट। बताइए 60% कंप्लीशन स्टेज किस पे अप्लाई करेंगे आप? एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट पे, ठीक है। एक बात बताइए, प्रोडक्शन मैनेजर सही कह रहा है कि लॉसेस यूनिट्स आर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, सही कह रहा है। हाँ, हुआ क्या था हम आपको बताएं, जब 60% काम हो चुका था तो प्रोडक्शन मैनेजर मशीन खोला, ठीक है। निकलना था उसमें से पता है कितनी यूनिट? 10 यूनिट। लेकिन निकली कितनी टूटी हुई? 12 यूनिट। तो वो कह रहा है कि 60% जब काम हो गया था सर, तो 12 यूनिट क्या हुआ था? टूट गया था, ठीक है। वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन हम 10 यूनिट पे खर्चा डालेंगे नहीं, खर्चा कितनी यूनिट पे डालेंगे? बस 2 यूनिट पे। इसलिए 2 यूनिट की कंप्लीशन स्टेज ले लेंगे। आई बात समझ में सबको? तो क्वेश्चन जब ये कहेगा कि लॉसेस आर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, तो आप उस लॉसेस को स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसकी लीजिएगा? एबनॉर्मल लॉस की, ना कि नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा कितनी लेनी है? 0%, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन बताएगा क्या आपको? नहीं।
एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से माल आपको ज्यादा मिल गया, अरे तो कंप्लीट हुआ है तभी तो ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो दोज आर ऑलवेज 100% कंप्लीट यूनिट्स। क्लियर सबको? चलिए अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। बस फॉर्मेट बनाइए, अंदर कुछ लिखिएगा नहीं, बस उतने सारे कॉलम बनाइए, हेडिंग दीजिए, पर्टिकुलर यूनिट, मटेरियल 1 2 लेबर ओवरहेड। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने की देरी है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इसका, तो उसके बाद एकदम आप सेट हो जाओगे। बिना कोई कॉन्सेप्ट के धड़ाधड़ चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। देखिए वेटेड एवरेज मेथड अगर हम यूज करते हैं तो अगले प्रोसेस में जो माल गया है उसमें से बाइफर्गेशन नहीं करते कि ओपनिंग का कितना था और करंट वाला कितना था, ठीक है। जितना गया है वो सीधे सीधे पूरी यूनिट क्या ले लेते हैं, 100% इसी बार ले लेते हैं। जो हम लोग ने एग्जांपल किया था उसमें क्या किया था, यही तो किया था, हम लोग ने 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट तीनों में ले ली, ठीक है। पिछली बार कितना काम हुआ था, इस बार कितना काम हुआ ये नहीं देखा हमने, 100% यूनिट इसी बार ले ली। क्यों ले ली थी 100% यूनिट इसी बार? क्योंकि खर्चा भी हमने क्या किया था, इस बार के खर्चे के साथ जोड़ दिया था। आपको याद आ रहा है ना, पुराना खर्चा नया खर्चा जोड़ दिया, इसीलिए पुरानी यूनिट को भी इस बार की हमने क्या कंसीडर कर ली, यूनिट कंसीडर कर ली, ठीक है। तो यू नीड नॉट बाइफरगेट कि आउट ऑफ ओपनिंग कितना करंट कितना, बस हम लिखेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब पता है ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना होगा, 100% कंप्लीट। जितनी यूनिट अगले प्रोसेस में गई है वो पूरी ले लीजिए। 100 यूनिट गई है तो 100% 100 यूनिट लीजिए, 80 यूनिट गई है तो 80 यूनिट लीजिए हर रिस्पेक्ट में। तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस यही वाला हो जाएगा आपका, बस ये हो गया, इसके लिए ये। और इसके बाद वो 2 काम करते हैं जो आपने एग्जांपल में किया। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें लिखते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ऐसा ही बना रहे थे हम लोग एग्जांपल में, हम लिख रहे थे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड, और फिर क्या कर रहे थे, दूसरा कॉलम बना रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी है, फिर यूनिट कितनी, यूनिट ये रही, मटेरियल 1 की यूनिट, मटेरियल 2 की यूनिट, लेबर की यूनिट, ओवरहेड की यूनिट। इससे डिवाइड कर देंगे कॉस्ट को तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद वैल्यूएशन कर दे रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हम लोग ने एक इजी एग्जांपल के साथ किया, बस यूनिट क्या होता है, जितने आइटम बढ़ेंगे उतना आइटम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यूनिट के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा हो सकता है इससे कम चीजें कंटेन करता हो सकता है वो ओपनिंग WIP काट दे, ठीक है, हो सकता है उसने क्या किया, क्लोजिंग WIP काट दिया, ठीक है, तो बस बहुत कम चीज है। हो सकता है उसने ओपनिंग WIP इंक्लूड किया, करंट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं है, बस नॉर्मल लॉस है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है। तो इसमें से कुछ एलिमेंट, जितने एलिमेंट कम होते जाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट के लिए आपको उतना कम काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे का जो भी प्रोसेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। आगे आपको इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट बनाना है और फिर वैल्यूएशन कर देनी है। क्लियर सबको?
जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।